Hello and welcome back, students. So here we are with another chapter, and today we are going to study chapter number 2 of our main book, that is First Flight, and the chapter's name is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Basically this chapter is an extract. ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट है जो हम नेल्सन मंडेला के इम्पोर्टेंट डे वाले टाइम पे पढ़ेंगे. लाइक क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, लाइक ही मेंशंस, फॉर 3 centuries दे हैव बीन ऑप्रेस्ड बाय द वाइट सुप्रीमेसी. तो उसके बाद वो लोग कैसे फ्री होते हैं, तो उस पर उन्होंने एक बुक लिखी है, दैट इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे इसी बुक का, एंड व्हाट डज ही मेंशन हैपेंड दैट डे, हाउ वाज ही फीलिंग, और उनके माइंड में कौन कौन से टाइम पर कैसी कैसी थॉट्स चल रही थी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो बेसिकली दिस इज द बुक Long Walk to Freedom, and it is written by Nelson Mandela. It's an autobiography, and ये book के साथ हम थोड़ा सा introduction देखते हैं. So Long Walk to Freedom is an autobiography credited to the first black South African president, that is Nelson Mandela. Okay, and it was published in the year 1994. So जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, बेसिकली दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक विच was published in the year 1994. So the book profiles his early life, coming of age, education and 27 years that he spent in the prison. So basically इस बुक में इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा है. व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी में कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद एक पूरा स्क्रिप्ट लिखता है एंड देन ही पब्लिशेज इट. ओके, ईदर हिमसेल्फ और द अदर पर्सन डज इट. सो इस बुक में उन्होंने अपना अर्ली लाइफ लिखा हुआ है, देन इनके एडल्टहुड लिखा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया एजुकेशन में, क्या क्या किया, एंड जो उन्होंने प्रिजन में टाइम बिताया उस टाइम पर उन्होंने कैसे सफर किया और क्या क्या उनको फेस करना पड़ा. सो ये बुक पूरा कंटेंट हमें देती है. तो इसी का एक्सट्रैक्ट जो है वो हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर वी रीड, there is a small introduction. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the 3 countries named below had such a political system till very recently? This is important. Until very recently. बहुत like कम ही टाइम पहले तक कहाँ पर apartheid? First of all, we'll understand what is apartheid. ये एक सिस्टम होता है बच्चों जहाँ पर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसके रेस के बेसिस पे उनको दूसरी कम्युनिटी से अलग रखते हैं. ठीक है, कैसे उनको ऑप्रेस करते हैं. दिस सिस्टम विच डिवाइड्स पीपल और कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रेस इज नोन एज अपार्थाइड. तो ये जो नेल्सन मंडेला हैं, इनको अपार्थाइड ही फेस करना पड़ा था, और इसी की वजह से ये कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कितना ज़्यादा ऑपरेशन फेस करते हैं वाइट सुप्रीमेसी से, ये हम देखने वाले हैं. तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन है इन तीनों में से ऐसी कंट्री कौन सी है जिन्होंने बहुत लेटेस्ट में, रिसेंटली में ही अपार्थाइड खत्म किया है. सो दैट्स ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका. ओके, नाउ हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? ऑफ कोर्स वी ऑल हैव. हमें एटलीस्ट ये तो पता है, ही वाज द साउथ लाइक द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, ये तो हमको पता ही है. Mandela and his African National Congress, but he was the member of this party when he started with the political issues and all. So how he stood up for his community, so he did it when he joined the African National Congress, which is also known as ANC. Spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. इन्होंने कुछ 30 साल भी prison में बिताए. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. और 1994 में पहली बार ऐसा हुआ था कि democratic elections हुए. Democratic elections कैसे? जो हमारी कंट्री में होते हैं, a government that is elected for the people by the people. So 1994 में इनकी कंट्री में भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और वहां पर क्योंकि डेमोक्रेसी से सब कुछ हो रहा था, सो मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन. इन्होंने
what do they need? They need 200 on 400 votes, and Mandela got 252 votes on 400. So of course it was more than half. So his victory was declared. So Mandela became the first black president of the new nation. Okay. Now, this is extract from, in this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Here inauguration means the inauguration of the democratic government. Okay, so inauguration मतलब वो अब initiate करने वाले थे, अब start करने वाले थे अपनी democratic government को. Can you guess what the occasion might be? क्या occasion हुआ होगा उस दिन, क्या occasion रहा होगा, किस चीज का inauguration? Of course जब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि हम एक democratic election की बात कर रहे हैं तो उसी का occasion होगा. Can you guess with this news item from BBC of 10th May 1994? So basically एक news article published हुआ था BBC में, तो इस article को इन्होंने हमको next page पर दिया हुआ है. So children, this was the article that was published in BBC, which had the heading of Mandela becomes South Africa's first black president. तो इस heading में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट जो बने, जो फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी से इलेक्ट हुए, वो कितना ज्यादा हाईलाइट डाला. अब उन्होंने हाईलाइट क्यों डाला? बिकॉज दे वर अंडर द व्हाइट रूल, दे वर अंडर द व्हाइट सुप्रीमेसी फॉर, यहाँ पर लिखा है 3 centuries, यानी कि 300 years तक इन्होंने ऑपरेशन सहा है दूसरी कम्युनिटी का, जस्ट बिकॉज ऑफ रेस. तो हम आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या लिखा था. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries. 1 century as 100 years. That means white rule was there over them for 300 years of white rule. Mr. Mandela's African National Congress, that is also known as the ANC party, won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो जब पहली बार democratic elections हुए तो पहली ही बार में इन्होंने कितने votes gain कर लिए? 252 on 400. That means that was more than the half. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. So today इसीलिए लिखा है बच्चों बिकॉज ये आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था 1994 में, हम इसे आज पढ़ रहे हैं बट ये आर्टिकल उसी दिन का है, इसीलिए टुडे लिखा है. तो प्रिटोरिया में इनका जो इनॉग्रेशन था वो हुआ, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries. तो जो आप पॉलिटिशियंस तो समझते ही हैं, बहुत सारी कंट्रीज के लाइक पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑल, एमपीज, एमएलएज एंड ऑल, और डिग्निटरीज मींस द सिग्निफिकेंट पीपल. ओके, तो बहुत सारे लोग आए, मोर देन 140 कंट्रीज से लोग आए. नेवर नेवर अगेन दिस ब्यूटिफुल लैंड experience the will this beautiful land experience the oppression of one by another. So indirectly वो यहाँ पर एक बात बहुत clearly state कर देते हैं कि मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, मैं क्यों इस particular पोस्ट को लेना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, क्योंकि I want to end this oppression of one community over the other on the basis of race. That is, he wanted to avoid apartheid. तो अब वो बोलते हैं कभी भी इस लैंड पर कोई ऑपरेशन फेस नहीं करेगी एक कम्युनिटी दूसरे से, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. जुबिलेंट सीन्स, बच्चे यहाँ डॉट 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 इसीलिए लगे हैं क्योंकि जो बीच का आर्टिकल था दैट इज नॉट मेंशन्ड एज अ होल हियर. आपकी बुक में पूरा आर्टिकल पब्लिश नहीं है, इट वाज अ लॉन्ग आर्टिकल. तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही आपको सिर्फ दी हुई हैं. Okay, jubilant means very cherry, like merry scenes, happy scenes, okay, joyful scenes जो थे. On the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds. तो यहाँ पर blacks बोला है उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए, whites की वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि भाई वो भी वहां प्रेजेंट थे,
and coloreds. Coloreds का मतलब यहाँ पर कलरफुल लोग नहीं है, like red, yellow, blue, green लोग नहीं आए थे. He here meant that वहाँ पर लोग more than 140 countries से आए थे, तो वहाँ पर हर race का person था. Okay, whether it was an Australian, Indian, so every country, some or the other important dignitary or the person was present there. तो उनके लिए यहाँ पर word colored use किया गया है. Celebrating together, और वो इनके साथ मिलकर celebrate करने आए थे occasion को. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो सब लोग इतना खुश थे क्योंकि अब उनको ये नहीं था कि अब ब्लैक जो है वो ब्लैक सुप्रीमेसी होगी या ब्लैक का रूल होगा. अब उनको इस बात की खुशी थी कि वहां पर डेमोक्रेसी होगी. ओके, जो रूल बनेगा वो सभी के लिए अप्लाइड होगा. कोई भी अगर पनिशमेंट है, कोई भी फाइन है, कुछ भी है, तो वो सभी के लिए इक्वल होगा. और जितना इन लोग ने फेस करा है, अब इनको आगे उतना फेस नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर. 10th May, 10th इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि दैट वाज द इम्पोर्टेंट डे फॉर साउथ अफ्रीका. 10th May dawned bright and clear. For the past few years, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So, कुछ साल थोड़े days तक इनके पास ये besieged थे. मतलब besieged is basically to be surrounded by, to be covered by. तो ये बिल्कुल बेसिज थे, मतलब इनके आसपास सभी जगह के लोग, सभी कंट्रीज के, जैसे इन्होंने मेंशन किया 140 कंट्रीज के लीडर्स वगैरह आए थे. तो इनके पास बहुत सारी डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स थे जो कि उनको अपनी रिस्पेक्ट देने, रिस्पेक्ट इन द सेंस उनको ग्रीट करने, कॉन्ग्रेचुलेट करने, ठीक है, उनका मोटिवेशन बढ़ाने, तो उनके पास आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन मीन्स द सेरेमनी दैट वाज गोइंग टू हेल्ड, जहां पे प्रिटोरिया में इनको अब प्रेसिडेंट अनाउंस किया जाएगा. ओके, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. और ये वाली जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, ये पूरे साउथ अफ्रीकन सॉइल पर पहला ऐसा कोई इवेंट होगा जिसमें इतने सारे लोग आ रहे होंगे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. तो ये जो inauguration होने वाला था, this is an important sentence children. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. So इनका जो inauguration है वो कहाँ होने वाला था? वो प्रिटोरिया में होने वाला था. ओके, और प्रिटोरिया के amphitheater में. What is an amphitheater now? Sandstone amphitheater. Basically, sandstone is the colored stones. जैसे कि हमारा रेड फोर्ट बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, ऐसे. तो ये जो एम्फीथिएटर था, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल सी जगह थी जो सैंडस्टोन से बनाई गई थी. बेसिकली अब एम्फीथिएटर क्या होता है? तो एम्फीथिएटर का मतलब होता है वी कैन से एन ओपन स्टेडियम, जहां पर अलग अलग स्टेप्स बने होते हैं और लोग उनके ऊपर बैठते हैं. तो एम्फीथिएटर वाज एन ओपन ग्राउंड विच डज नॉट हैज अ रूफ ऑन टॉप, और वो ऐसे स्टेप्स की तरह, जैसे हमारे ओपन स्टेडियम्स होते हैं उसकी तरह बनाया जाता है फॉर एवरीवन टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मेन ग्राउंड. ओके, फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन, मतलब बहुत सालों तक ये जो सीट्स हैं दे वर ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी. मतलब अभी तक इन सीट्स के ऊपर जो ये एम्फीथिएटर की सीट्स थी, क्योंकि ब्लैक्स को आना अलाउड नहीं था, वो किसी भी लॉफुल इवेंट में या किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते थे, तो उनको वहां पर कोई सीट नहीं मिलती थी. और जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी वो उन सीट्स पर अभी तक अपना कब्जा करके बैठी हुई थी. सो ही सेज कि फॉर डेकेड्स दिस सीट हैज had been the seat of white supremacy. ये सीट जो थी वो व्हाइट के पास थी, and now it was the site of a rainbow gathering. So basically यहाँ rainbow gathering बच्चों इसको नहीं बोला कि वहां पर लाइक कलरफुल लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी. कलर्ड पीपल मीन्स हर कंट्री का पर्सन प्रेजेंट था, वेदर इट वाज व्हाइट, ब्लैक, डस्की, एवरी सिटीजन लाइक ऑफ एवरी कंट्री वाज देयर. जो भी उनको मिलने, उनको ग्रीट करने, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे, वो सभी वहां पर मतलब प्रेजेंट थे. सो हियर this was the site of rainbow gathering of different colors and nations
for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर सी एक बात कर दी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी. अब जो गवर्नमेंट आने वाली थी ना वो ऐसा रहेगी कि ब्लैक सुपीरियर रहेंगे, ना ऐसा होगा कि व्हाइट इंफीरियर रहेंगे. तो कोई भी यहाँ पर सुप्रीम और कोई भी यहाँ पर इंफीरियर रहने वाला नहीं है. एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली. तो मतलब ये लोग इतने अच्छे थे. मंडेला ने ये चीज क्लियरली बोल दी थी. उन्होंने ऐसा ये बोला कि हम डेमोक्रेसी से रहेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि अभी तक व्हाइट ने हम पे रूल किया तो अब ब्लैक का रूल होगा. नो, he told whatever the rule will be, whatever the punishments would be, whatever the benefits would be, it would be for equally applicable for all the citizens. Okay, so this was the non-racial government. On that lovely autumn day, so here mentions that was basically an autumn day. Autumn day हम इसीलिए भी बोल सकते हैं because autumn जो है वो एक बहुत एक auspicious सा season हम बोलते हैं, बहुत खुशियाँ लेकर आता है अपने साथ. So it was a lovely autumn day and I was accompanied by my daughter Zinani. ये आपको नेम याद रखना है, नेम आपको याद रखना है इनकी डॉटर का. He was accompanied with his daughter Zinani. On the podium, podium is basically the set up the stage, like on the stage there is a box and on that we go and speak. तो जिस particular podium पे mic रखा होता है, जिस stage के ऊपर जिस side पे mic रखा होता है उसको podium बोलते हैं. So on the podium, Mr. Daylock was first sworn as the second deputy president. So Mr. Daylock was sworn to be, sworn is when a person is elected as a president or a minister or any sort of thing, political or anything. So they take an oath. ठीक है, तो वो एक ओथ लेते हैं. जैसे आप लोग को स्कूल का अगर कभी हेड बॉय या लीडर बना दिया जाता है या किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक लीडर बना दिया जाता है तो फिर आप उसके लिए ओथ लेते हो कि आप जो भी काम करोगे डिसिप्लिन से करोगे, ऑनेस्टी से करोगे, लॉयल्टी से करोगे. तो ऐसे ही इनको भी they were sworn means they were called to take the oath as the second deputy president. तो इनको second deputy president बनाया गया. Then Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. When it was my turn, my ये क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है, जैसे उन्होंने बोला कहीं भी I आ रहा है तो ये जैसे यहाँ पर था for the few days I had been besieged, मतलब I मतलब नेल्सन मंडेला, क्योंकि वो एक अपनी कहानी खुद बता रहे हैं. तो वो बोल रहे हैं when my turn came, जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So now he clearly tells कि मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ ध्यान रखने अपने रिपब्लिक का. रिपब्लिक इसीलिए because it was now a democratic government और उनके citizens मतलब people का. To the assembled guest and the watching world I said. तो यहाँ पर अब वो अपनी स्पीच स्टार्ट करेंगे कि जो भी लोग वहां पर एम्फी थिएटर में बैठे थे उनसे उन्होंने क्या बोला. Today all of us do by our presence here. आज हम सब यहाँ पर अपना presence लाए हैं. Confer glory and hope to newborn liberty. Confer means to give, okay, to present. So to uprise and give glory and hope to the newborn liberty. Newborn बच्चों इसीलिए बोला है क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, there was white supremacy, white rule. तो black को जो भी black community को belong करते थे वो apartheid की वजह से अपना कोई भी decision या उनको कुछ भी allowed नहीं था, या जो benefits मिले हुए थे white को वो black के पास नहीं थे. तो अब उन्होंने बोला जो हमारी liberty, अब जो newborn liberty आई है इसको हम अच्छे से uphold करेंगे. Out of the experience of an extraordinary human disaster. This extraordinary human disaster आपको पूछा जाता है what was it? So extraordinary human disaster का मतलब है जो white लोग, मतलब वो extraordinary इसीलिए बोला है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो ये लोग सोचते थे कौन इतना ज़्यादा oppress कर सकता है किसी और community को, and just for the basis of race. मतलब उनका कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कोई they don't envy each other. Then for what reason they are being oppressed? So ये बोलते हैं कि जो extraordinary human disaster था white supremacy का, now that lasted too long, जो कि actual में बहुत लंबा टाइम चला. 300 years is a very very long time to say. Must be born a society of which all humanitarian must
be born a society of which all humanity will be proud. तो अब हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनाना, एक ऐसा रिपब्लिक बनाना है जहां पर हम बहुत प्राउडली अपना कोई भी बात हमको रखनी है किसी के सामने, वट एवर वी हैव टू स्पीक, वट एवर वी हैव टू आस्क फॉर, वो हम बहुत प्राउडली कर पाए. ठीक है. We who were outlaws not so long ago. Outlaws not so long ago means actually जैसे कि जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था, that was white supremacy, तो ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे बाकी गवर्नमेंट्स के साथ, या बहुत ज़्यादा लाइक हम बोलें कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते थे. बट इन्होंने बोला कि अब पहले हम लोग आउटलॉज होते थे, मतलब हम बाकी गवर्नमेंट्स के साथ कभी भी, किसी भी कंट्री की, हम खुद की गवर्नमेंट और बाकी की गवर्नमेंट के साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, हमें लॉ से बाहर रखा जाता था. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. तो आज हमें मौका मिला है कि हम खुद अपने सॉइल पर अपनी जरूरत और खुद को प्रेजेंट कर पाएं और इस इवेंट को होस्ट कर पाएं. सो ये बोल रहे हैं अभी तक सभी कंट्री से हम दूर थे, सभी के अपनी खुद की गवर्नमेंट और दूसरों की गवर्नमेंट्स के भी लॉ के बाहर थे, हम लोगों का कनेक्शन किसी भी कंट्री से नहीं था. और ऐसा बहुत टाइम पहले तक नहीं, बस अभी अभी लाइक उस दिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है, तो उससे पहले तक व्हाइट सुप्रीमेसी थी. So today have been given the rare privilege. तो आज हमें एक ऐसा privilege मिला है rare to host to the nations of the world, कि हम बाकी nations, मतलब जितने भी लोग आए हैं उन्होंने बता दिया, जितने भी dignitaries आए हैं वहां पर, जितने भी politicians आए हैं वहां पर, उनको अब मतलब उनके लिए होस्ट बन सके, ये प्रिविलेज आज हमको मिला है और खुद की सॉइल पर. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट. डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट अगेन ये जो बाहर की कंट्रीज से लोग और पॉलिटिशियंस आए हैं उनको बोला जा रहा है. For having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice. तो आज वो हमारे पास आए हैं, हमने जो विक्ट्री गेन करी है उस गेन में हमारा साथ देने, हमें मोटिवेट करने एंड कॉन्ग्रेचुलेट करने. So the victory is for what? The victory is for justice, for peace, for human dignity. तो इनको सिर्फ इतना सही चाहिए था जो व्हाइट इनको दे नहीं पा रहे थे, और अब ये बोलते हैं कि अब हमने खुद वो चीज जीता है. So now he says we have at last achieved our political emancipation. What is emancipation? Basically this word is used when we are given the liberty to choose what we want or we can choose. तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. मतलब अब इनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, अब इनके पास पूरी लिबर्टी है, दे कैन डू व्हाट देयर गवर्नमेंट परमिट्स. ठीक है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो इनके लिए भी चलेगा. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो अब हम अपने लोगों को उस बॉन्डेज से, मतलब एक बॉन्ड हो गया था इनका किन किन चीजों से, पॉवर्टी से, डिप्राइवेशन से, तो अब हम उन लोगों को उस बॉन्डेज से दूर करेंगे, उस पर्टिकुलर जो बंध गए थे ये लोग इन चीजों से, पॉवर्टी से, डिप्राइवेशन से, डिस्क्रिमिनेशन से, अब इनको उस पर्टिकुलर जिन चीजों से बंद गए थे उनसे अलग करेंगे. किन किन से अलग करेंगे? पॉवर्टी से, मतलब अब उनको इक्वल राइट होगा, लाइक उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, दे कैन अर्न अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, ऑफ कोर्स इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देन डिप्राइवेशन. बच्चों डिप्राइवेशन का मतलब होता है किसी चीज से डिप्राइव होना, लैक करना, किसी चीज की कमी होना. तो इन लोगों को पहले बहुत सारी चीजों से डिप्राइव किया जाता था, नहीं दिया जाता था, इनके राइट्स नहीं देते थे, या जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो इनको गिवन नहीं होती थी. तो अब इनको दूर किया जाएगा उस पर्टिकुलर डिप्राइवेशन से और इनके पास सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी. इनको सफरिंग से, जो इनकी सफरिंग्स है उनसे दूर कराया जाएगा. जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ जो भी डिस्क्रिमिनेशन इनसे अपार्थाइड होता था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये फेस करते थे, इन सब से दूर किया जाएगा.
देन वो जो हमने आर्टिकल में पढ़ा था, जो लाइन उन्होंने बोली वो उन्होंने वापस यहाँ बोली है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और कभी भी, अब हम आ गए हैं, आगे भी हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी रहे और हम यही कोशिश करेंगे, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन जो है वो दूसरे को ऑप्रेस कर पाएगा. The sun shall never be set so glorious, the sun shall never set on so glorious a human achievement. अब जो सूरज है वो कभी भी ढलेगा नहीं इस ह्यूमन अचीवमेंट पे. जो आज हमने जो सनराइज किया है ह्यूमन अचीवमेंट का, ये कभी भी सेट नहीं होगा, ढलेगा नहीं. लेट फ्रीडम रेन. रेन का मीन्स होता है बच्चों रूल. तो अब फ्रीडम का रूल होगा, यानी कि अब सब लोग आजाद होंगे. जो उनका जो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट जो अलाउ करती है वो सभी के लिए अलाउड होगा. ऐसा नहीं है कि वन पर्सन कैन डू इट बट अनदर कैन नॉट. तो ये यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि व्हाइट को अब ऑप्रेस करेंगे, कि व्हाइट की सुप्रीमेसी अब चली गई है तो व्हाइट लोगों का रूल नहीं रहेगा और अब वो ऑप्रेस होंगे, नहीं होंगे. एवरीवन वुड बी इक्वल. So let freedom rule, that means let freedom reign. God bless Africa. और यहाँ पर वो अपनी स्पीच जो है वो खत्म करते हैं. Then there is an oral comprehension check. Where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? कहाँ पर हुई थी ये सेरेमनी जो इनका इनॉग्रेशन वाला हुआ? He was elected as the black president and now he was being declared as so. It took place in the Union Building in Pretoria. So the ceremonies took place in the Union Building in Pretoria. And क्योंकि वो हमने पढ़ा था कि प्रिटोरिया जो है वो बहुत अच्छे से सैंडस्टोन का बना हुआ था. So can you name any public building in India that are made of sandstone? Yes, there are many and one of such is Red Fort. Okay. Next, how can you say that 10 May is an autumn day in South Africa? So बच्चों इसके दोनों व्यूज होते हैं. एक तो हम सीजन बेसिस पे कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में ऑटम का डे था, और सेकेंडली जैसे हमने पढ़ा कि ऑटम जो है वो एक बहुत ऑस्पिशियस और एक बहुत अच्छा सा खुशी वाला मौसम माना जा रहा है, क्योंकि वो अब इनके लिए एक फ्रीडम, इनके लिए एक लिबर्टी लेकर आ रहा है. तो यहाँ पर आप दोनों ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट इज द सीजन दैट इज टर्म्ड एज द ऑटम सीजन, and because it lies in the southern hemisphere, so season वाला connection भी आप दे सकते हैं. and secondly इनके लिए जो अब खुशी की बात हो रही थी, that now they were like given the liberty and now the rule was in the blacks hand. तो अब इनके पास आप दोनों ही चीजें रख सकते हो, ठीक है, कि इनका विक्ट्री हुआ था. Then the next one is, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. जब वो अपनी स्पीच, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आता है और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो extraordinary human disaster है ये क्या है. What does he mean by this? उनका मतलब क्या है इस लाइन से? What is glorious human achievement? और इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि बताइए glorious human achievement क्या है. He speaks of at the end. तो इस जब उन्होंने अपना स्पीच स्टार्ट किया था तो उन्होंने बोला था that was an extraordinary human disaster. Now what is that? तो ये मैंने आपको उसी टाइम समझा दिया था कि ह्यूमन डिजास्टर उन्होंने बोला है जो इतने साल 300 इयर्स जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था. बिकॉज उसकी वजह से, जैसे हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए हमारे बहुत सारे मार्टियर्स हैं, वैसे इनके पास भी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे मार्टियर्स रहे होंगे. बहुत सारे लोगों ने फ्रीडम के लिए अपनी जान भी गंवाई होगी. और लास्ट में वो बोलते हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. तो यहाँ पर वो बच्चों अपनी विक्ट्री की बात कर रहे हैं, जो अब उन्होंने ANC को जिताकर अब जो उन्होंने अचीवमेंट गेन करी है, उन्होंने अब जो अपार्थाइड का सिस्टम है वो खत्म करा है और फ्रीडम सभी के लिए उन्होंने रखी है. सो ये आपको इस क्वेश्चन में समझाना है. नेक्स्ट इज व्हाट डज मंडेला थैंक द इनॉग्रेशन लीडर्स फॉर? इंटरनेशनल, सॉरी व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? तो मंडेला जो है वो
इंटरनेशनल रीडर्स को थैंक यू क्यों बोलते हैं? वो थैंक यू बच्चों इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो उनको सपोर्ट करने, उनके सपोर्ट में उनको मोटिवेट करने, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने, उनको ग्रीट करने अलग अलग कंट्रीज से आए थे। और इसकी वजह से जो नेल्सन मंडेला थे इनके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दे हैड टेकन ओवर द वाइट्स एंड नाउ दे वर फॉर लाइक दे वर रिप्रेजेंटिंग अ डेमोक्रेटिक एंड अ नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो इसकी खुशी सबसे पहले, और सेकंड उन्होंने ये चीज मेंशन करी है कि साउथ अफ्रीका में इससे पहले इतना बड़ा कोई भी इवेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो वहां पर आने के लिए वो सभी लीडर्स को और उनको चीयर करने के लिए नेल्सन मंडेला उनको थैंक करते हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa? तो बच्चों यहाँ पर ideals में आप सभी चीजें mention करेंगे। How he says that he wants a democratic government for everybody. He does not want to rule the whites. He does not want to oppress the whites. And how his mentality is that he wants a non-racial government जहाँ पर whatever the benefits are or whatever the punishments are, it will be for equally distributed amongst all the citizens. So now he was the first person of that country. तो ये उनका हम बोले he was obliged to do so, but still उनका जो मेंटालिटी था, हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे वो दो नेशनल एंथम्स जो हैं वो सिंग करवाते हैं सेम कंट्री में। ना वो वाइट्स को कभी डोमिनेट करने की बात करते हैं और ना कभी ब्लैक्स को सुप्रीम फील कराने की बात करते हैं। तो उनके जो आइडियल्स हैं वो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए यही है कि ये जो उन्होंने एक ग्लोरियस सा अचीवमेंट गेन किया है, इसको वो कभी भी, इस सन को वो कभी भी सेट नहीं होने दे सकते, बिकॉज फ्रीडम is made for everybody. जो लिबर्टी होनी चाहिए वो सभी के पास होनी चाहिए। So now we'll move on to the next paragraph and it says, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in the perfect formation over the Union building. सो बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे जैसे हम यूजुअली इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वी हैव अ फ्लैग होइस्टिंग, देन वी हैव अ परेड, और उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है हमें स्काई में, जिससे क्या होता है हमारे जो ट्राई कलर है हमारे फ्लैग का, उसके अरेज जो होते हैं, उसका स्मोक जो होता है वो जेट्स वगैरह से लाइक स्काई में छोड़ा जाता है। तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप कैरियर्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फॉर्मेशन में साउथ अफ्रीका के फ्लैग का जो कलर है उसका स्मोक अपने जेट से छोड़कर पूरा अरे बनाया। It was not only a display of pinpoint precision and military forces, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ये सिर्फ एक लाइक डिस्प्ले नहीं था, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, प्रदर्शन नहीं था, but it was also a demonstration of how loyal now the military will be towards the president and the citizens to a new government that had been freely and fairly elected. Now, only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with the ribbons and medals from days gone by. So ये जो पूरा इनका सेरेमनी चल रहा था, इसमें जो मोमेंट्स थे, लाइक कुछ ही मोमेंट्स पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के, और जो पुलिस थी, मतलब उनका जो चेस्ट था, यू हैव सीन द मिलिट्री फोर्सेस, उनको जो भी स्टार्स मिलते हैं, जो भी तो वो बैचेस जो होते हैं वो उनके चेस्ट पे लगा दिए जाते हैं। सो इट वाज लाइक दे वर बिडेक्ड, वो पूरा कवर्ड था उनका चेस्ट रिबन और मेडल से, फ्रॉम द डेज गॉन बाय, मतलब पहले जो उन्होंने किया उसके लिए उनको मेडल्स दिए गए थे। सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, उन्होंने नेल्सन मंडेला को प्लेज किया देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री एंड हिम। ही वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, उनके माइंड में ये चीज तो पहले से ही पता थी, that not so many years before, थोड़ा ऐसा नहीं है कि
बहुत साल होंगे, कुछ टाइम पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता, क्योंकि उस टाइम वाइट सुप्रीमेसी थी. सो दे वुड नेवर अलाउ अ ब्लैक, बिकॉज ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था ये चल रहा था कंटिन्यू, तो ये बिल्कुल भी अलाउ भी नहीं करते थे जो ब्लैक लोग होते थे उनका कोई भी ओपिनियन लेने में, या फिर वो किसी भी तरह का राइट होल्ड करें, ये उनको अलाउड नहीं था. तो ये बोलते हैं कि थोड़ा साल पहले ही इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता बट सल्यूट नहीं किया होता. फाइनली अ chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. What is the chevron? Chevron is basically this V shape, ऐसा एक V shape. तो जो ये जेट्स थे ये कुछ इस तरीके से आ रहे थे और ये पीछे से स्मोक छोड़ते हुए जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था दैट वाज अ शेवरन ऑफ वी शेप, जो कि स्मोक रिलीज करके एयर में जो ये कलर्स हैं साउथ अफ्रीकन के न्यू फ्लैग के, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इन कलर की स्मोक वो रिलीज कर रहे थे एयर में. द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द playing of two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa. तो ये जो वाइट्स हैं वो बेसिकली ये तो इनका नेशनल एंथम होगा, जैसे हमारे लिए जनगण मन है, तो ये कोसी सिकेलेल गा रहे थे और हमें ये पता चल रहा है कि आई अफ्रीका से ये अफ्रीका के नेशनल एंथम है. तो उस दिन जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स का नेशनल एंथम सिंग कर रहे थे और जो ब्लैक्स हैं दे वर सिंगिंग डायस्टेम, वो वाइट्स का नेशनल एंथम सिंग कर रहे थे. तो बिल्कुल डेमोक्रेसी हो गई थी, अब कोई किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा. बहुत वंडरफुल व्यू था जब दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम गा रहे थे. वाइट्स वर सिंगिंग अलॉन्ग विद द ब्लैक्स एंड द ब्लैक्स वर सिंगिंग अलॉन्ग विद द वाइट्स. The old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Basically उन्होंने ये जो वो जो नेशनल एंथम उस दिन गा रहे थे, because they had exchanged their national anthem, the whites were singing the blacks ones and the blacks were singing the whites one. So they did not know what they were speaking or what actually the lyrics meant, what were the words and what did they stand for. उनको ऐसे मतलब नहीं समझ में आ रहा था, but ये बोलते हैं कि वो उन्होंने sin किया और soon they'll be able to understand as well as respect those lyrics. Now, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जिस दिन ये सब प्रोग्राम inauguration वाला चल रहा था, इनके प्रेसिडेंट बनने वाला, तो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेल्म्ड थे. ही वॉज फुल ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम द सेंस ऑफ हिस्ट्री. इनको पुरानी बातें याद आ रही थी. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो फर्स्ट डेकेड था 20th सेंचुरी का, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, जब ये अब आपको पूरा हिस्ट्री बताएंगे कि ये जो वाइट है ये वाइट सुप्रीमेसी आई कैसे ब्लैक्स के ऊपर और इनिशियली ये कैसे स्टार्ट हुआ पूरा प्रोसेस. तो ये बता रहे हैं कि 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डेकेड आया था, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोयर वॉर, जब एंग्लो-बोयर वॉर स्टार्ट हुआ उसके जस्ट थोड़ा सा ईयर्स के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे बर्थ के थोड़ा टाइम पहले, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो बेसिकली पहले ये सब एक साथ ही रहते थे, बट जब एंग्लो बॉयर वॉर हुआ तो क्या हुआ, जो लोग थे वाइट स्किन लोग जो थे वो मिल गए इन लोगों के साथ और उन्होंने क्या किया, पूरी ब्लैक कम्युनिटी को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया फॉर सर्टेन रीजंस, और हर जगह पे उनके राइट्स, उनके जो प्रिविलेजेस थे वो उनसे छीनना स्टार्ट किया. उनके पास जिन चीज़ों के बेनिफिट्स थे उनको उस चीज़ से डिप्राइव कर दिया और इस तरीके से उन पे एक लाइक रैशनल डोमिनेशन का बेसिकली पूरा सिस्टम स्टार्ट कर दिया. सो देयर वाज दिस रेशियल डोमिनेशन. The structure they created formed the basis of one of the harshest,
most inhumane societies the world has ever known. तो बेसिकली ये जो लोग थे ये खुद की लैंड पर ही ये सारी चीज़ें, द क्रिटिसिज्म, द डोमिनेशन, ओके, ये सब चीज़ें फेस कर रहे थे, द डिप्राइवेशन. तो ये जो स्ट्रक्चर बना दिया था इन लोगों ने, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट, सबसे ज़्यादा क्रूअल, सबसे ज़्यादा हार्श, मोस्ट इनह्यूमेन, मतलब जिनमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची होती, वैसा स्ट्रक्चर सोसाइटी में क्रिएट हो गया था. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जब लास्ट डेकेड आया 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डेकेड, सो बेसिकली ही इज सेइंग दिस, मेरा खुद का 8th डेकेड, बेसिकली डेकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 years, सो इनका 8th डेकेड मीन्स अराउंड 80 years ऑफ एज में. ही सेज as a man that system had been overturned, अब मैंने उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया है, मतलब पूरा बदल दिया है, forever, and replaced by the one that recognized the rights and the freedom of all people, सभी लोगों के राइट और फ्रीडम को ध्यान में रखेगा, regardless of the skin of their color. ना whites को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलेंगे, ना blacks को, जो भी रहेगा चाहे वो ब्लैक्स हो. अपार्थाइड तो बिल्कुल हट जाएगा, बट डेमोक्रेसी रहेगी पूरी कंट्री में. कोई भी किसी भी कम्युनिटी को ऑप्रेस नहीं करेगा फॉर एनी रीजन. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू the unimaginable sacrifices of thousands of my people. उस दिन, जैसे हम भी आज हमारे जो कंट्री के मार्टियर्स हैं, जब हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हम उन्हें याद करते हैं, ठीक है, हम उनके सैक्रिफाइसेस को ऑनर करते हैं, उन अपने रिस्पेक्ट्स पे करते हैं. उसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि उस दिन मुझे जो भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने जो भी सहा यहाँ पर, और उन लोगों ने जितना भी ऑपरेशन फेस किया, जो भी सैक्रिफाइसेस दिए, इवन मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइव्स, तो इन लोगों के लिए हम अपनी रिस्पेक्ट जितनी पे करें उतनी कम होगी. सो ही सेज thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. ऐसे लोग, जिन लोगों ने पूरा अपना लाइफ कंट्री को फ्री करने में, कंट्री को वाइट रूल से लाइक रिलीज करवाने में, उनकी सुप्रीमेसी को रिवर्ट करने में पूरा अपना लाइफ दे दिया, ऐसे लोगों को ना तो हम उनके जो भी सैक्रिफाइसेस है उनको काउंट कर सकते हैं, ना ही कुछ भी करके उनको रीपे कर सकते हैं. I felt that day as I have on so many other days. उस दिन मुझे वो फील हुआ जो मुझे बाकी के दिन भी होता था, that I was simply the sum of those African patriots who had gone before me. मैं सिर्फ उनका सभी का सम हूँ, मतलब मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, because they have already passed, they have passed on, एंड जो भी उनके सैक्रिफाइसेस हैं उन्हीं की वजह से आज हमें जितना भी फ्रीडम और जितना भी अभी डेमोक्रेसी मिली है वो सब उन्हीं की वजह से मिली है. So that long and noble line ended and now began again with me. अब वो जो लंबी सी और नोबल लाइन है, कौन सी लाइन है बच्चों? ये वो लाइन है जो ये पर्सन्स मेंशन कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी है. हम भी कुछ अपने लाइक फेमस मार्टियर्स जो हैं, जो पेट्रियट्स हैं, हम उनको याद करते हैं और उनको अपनी ड्यू रिस्पेक्ट वी गिव देम आवर रिस्पेक्ट्स. तो ये बोल रहे हैं कि वो जो लाइन है, that long line has now ended and now began again with me. और अब मुझे वो लाइन को स्टार्ट करना है अपनी कंट्री को डेमोक्रेटली चलाकर, और किसी के साथ भी कोई भी सिस्टम जो कि किसी को डिप्राइव करे किसी भी बेनिफिट से, उनके प्रिविलेजेस को उनसे छीने, ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है. I was pained that I was not able to thank them. मैं इन लोगों को थैंक नहीं कर पाया, इसका मुझे बहुत बुरा लगेगा. And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means like to produce or to create something. So ये बोलते हैं कि मेरे को इस चीज़ का बहुत दुख है कि जो लोगों ने आज सैक्रिफाइस करी है अपनी लाइफ, अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए, उनको सारे प्रिविलेजेस दिलाने के लिए, मुझे ये बिल्कुल लाइक बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है, और मैं उन्हें थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ फॉर द सोसाइटी नाउ दे हैव क्रिएटेड. ओके, उनके सैक्रिफाइसेस से क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्या क्या बन गया है. अब हमारा जो साउथ अफ्रीका है वो डेमोक्रेटिक हो गया है सिर्फ उनकी वजह से.
The policy of the apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो सिस्टम अपार्थाइड का फॉलो कर रहे थे वाइट स्किन लोग, इसने बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, मेरे लोगों में, मतलब वो अपनी कम्युनिटी को डिनोट करते हुए लाइक कहते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा एवरलास्टिंग वुंड रह जाएगा, उनको हमेशा इस चीज़ का कभी ना कभी रहेगा कि उनके साथ इतना बुरा इनिशियली हुआ. All of us will spend many years, if not generations. हम बहुत सारे साल बिताएंगे इस खुशी के साथ, इस फ्रीडम के साथ. चलो जेनरेशंस नहीं, उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है साउथ अफ्रीका का, क्या फिर से इनकी जो डेमोक्रेसी है ये छीन ली जाएगी, इनकी फ्रीडम छीन ली जाएगी. बट ये कहते हैं कि हम बहुत सारे साल तो एटलीस्ट बिता लेंगे इस फ्रीडम के साथ, इफ नॉट जेनरेशंस. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sobukves of our time. So ये जितने भी नेम बच्चों यहाँ पर देते हैं, you have to remember them. जैसे हम लोग अपनी कंट्री के मार्टियर्स को याद रखते हैं, तो उसी तरह ये अपनी कंट्री के मार्टियर्स को याद करते हुए कहते हैं कि जो ओलिवर थॉम्बस थे और जो ये रॉबर्ट फिस्कर्स थे, ऐसे मतलब ये जितने भी उन्होंने 6 पर्सन के नाम दिए हुए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर कम्युनिटी, देयर पीपल. तो ये बोलते हैं कि बट जो हमने डेकेड्स निकाले हैं, हमने इतने साल, इन्होंने इनिशियली मेंशन कर दिया था कि लाइक ओवर 300 years दे वर ऑप्रेस्ड. तो इन्होंने जितने भी डेकेड्स निकाले हैं ऑपरेशन के, ब्रूटैलिटी को सहन करते हुए, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड इसी वजह से प्रोड्यूस हुए मतलब बने. जैसे कि बोला जाता है, हम लोग शुरू से अपना एम लेकर, लाइक बाय बर्थ वी डोंट हैव आवर एम. हमारा एम कहाँ से, हमारा गोल कहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें क्या अचीव करना है? जब हम चीज़ों को, हम इस वर्ल्ड को, हम लोगों के इंटेंशंस को समझने लगते हैं, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि इन लोगों को भी समझ में आने लगा कि वाइट्स के क्या इंटेंशंस हैं, और तब ये लोग प्रोड्यूस हुए, मतलब ये लोग बने. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और ऐसे मैन जिनमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम था, and generosity that their like may never be known again. और ऐसा ये लोग इतने जेनरस थे, इतने ज़्यादा लाइक we can say they were not thinking of what they want in life, they were just thinking of the people behind them, उनकी community. So उन्होंने बहुत ज़्यादा विजडम से, बहुत ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस से जो सोसाइटी क्रिएट करी, आज उसका रिजल्ट जो है वो नेल्सन मंडेला रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरी कंट्री, लाइक 140 कंट्रीज के लोगों के सामने. और वो बोलते हैं कि ऐसे लोग अब कभी भी जाने नहीं जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ब्रेव थे वो. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद जो ऐसे लोग हैं ये तभी बन पाते हैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलती है. हम लोग अपनी लाइफ में बेसिक स्ट्रगल्स तो देखते हैं, बट अगर कोई हमें हर चीज़ के लिए डोमिनेट करे, ऑप्रेस करे, हमें हर जगह हमारी फ्रीडम कर्टेल करने की कोशिश करे, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा. बी इट इन आवर ओन हाउस होल्ड, भले हम घर में ही ऐसा क्यों ना देख लें, हमें अगर हर चीज़ के लिए बोला जाने लगे तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. बट इन लोगों ने तो अगर जो पुलिस बोल रही थी, जो मिलिट्री बोल रही थी, वो बात नहीं मानी, तो इनको द पनिशमेंट वुड बी डेथ, ठीक है, नथिंग एल्स. तो आप सोच सकते हो कि कितना डेप्थ था उस ऑपरेशन में कि ऐसे लोग बने जो अपनी कंट्री, अपने लोगों के लिए मरने को तैयार थे.
My country is rich in the minerals and gems and that lie beneath its soil. मेरी country जो है उसमें बहुत सारे minerals हैं, gems हैं जो हमारे soil, हमारे ground के नीचे हैं. But I have always known that its greatest wealth is its people. आप भले ही ground में कितना ही minerals रख लो, कितने ही metals रख लो, कितने ही precious stones रख लो, अगर उस land पे लोग नहीं रहते, अगर वो community में हम बोले कंपैशन नहीं दिखाते, मिलकर नहीं रहते, तो फिर उन चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं है. दे आर नॉट सो वैल्यूएबल एज द पीपल ऑफ द प्लेस आर. एंड द ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. और यही लोग जो हैं वो ट्रू डायमंड्स होते हैं, उनसे भी ज़्यादा प्योर और उनसे भी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और ये उन्हीं कॉमरेड्स की वजह से, मतलब वही 6 लोगों की वजह से है कि आज मुझे करेज का असली मतलब पता चल गया है. Time and again I will see men and women risk and give their lives for an idea. Time and again मतलब एक बार, फिर दोबारा, फिर उसके बाद. तो मैंने एक के बाद एक जो है मैंने देखा है. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. For an idea का मीन्स है बच्चों कोई भी चीज़ जो इनके साथ बुरी हुई, अगर उन लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उसके अगेंस्ट कुछ भी बोला, तो ये बोल रहे हैं कि मैंने उन लोगों को बोलते हुए, मैंने उन लोगों को अपनी लाइफ लूज करते हुए, अपने जान गंवाते हुए देखा है. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है लोगों को, हमारे जो कम्युनिटी के ब्लैक लोग थे, उनको अटैक होते हुए कैसे उनको मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था विदाउट ब्रेकिंग. और जब उनको टॉर्चर किया जाता था तो वो ब्रेक नहीं होते थे, वो टूटते नहीं थे. उनकी जो हिम्मत होती थी, उनकी जो विल पावर होती थी, वो टूटती नहीं थी. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस. रेजिलेंस इज व्हेन यू आर फर्म इनफ टू बीट एनी स्ट्रगल, एनी हर्डल. आप इतने ज़्यादा फर्म हो जाते हो, इतने ज़्यादा पक्के हो जाते हो, डिटर्मिन्ड हो जाते हो कि आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हर्डल आपके सामने है, आप उसको ईजिली कॉन्कर करने के लिए तैयार हो जाते हो. सो दिस इज रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. जो कि हमारी अब मुझे मतलब ये बोल रहे हैं कि मुझे अब उन सारी चीज़ों को याद करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है जो कि मैंने अभी तक होते हुए देखा था. Then I learned that courage was not the absence of fear. Courage जो होता है, this is an important line children. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने देखा है कि courage जो है वो ये नहीं है कि हम डरते हैं, हम डरते नहीं हैं. The absence of fear. आप अगर बोल रहे हो मैं करेजियस हूं, तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं. डरते हम कोई ना कोई, किसी ना किसी चीज से तो जरूर है. बट करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब है कि हम डरने के आगे बढ़े, हम उस डर को कॉन्कर करें, अब उस चीज से लड़के उसको विन करें. जैसे हम बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो उसी बेसिक हिंदी लाइन का इंग्लिश वर्जन है ये, कि करेज जो है वो ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों से डरते नहीं हैं, हमको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है, फियर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. ट्रायम्फ का मीन्स होता है बच्चों विक्ट्री, विनिंग. बट अगर हम डर रहे हैं तो हम उसको कॉन्कर करने का करेज रखें, उसको इतनी स्ट्रेंथ रखें, इतनी विल पावर रखें. The brave man is not he who does not feel afraid. Brave वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, but he who conquers that fear. जो डर लगने के बाद भी उससे लड़ने के लिए और उसको जीतने के लिए तैयार होता है, that person is called courageous person. No one is born hating another person because of the color of his own skin. जब हम बच्चे छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं तो कोई भी बच्चा किसी और बच्चे के स्किन कलर को देखकर उसको जज नहीं करता, उसको डिग्रेडेड फील नहीं कराता, उसको बहुत ज़्यादा
ऑप्रेस नहीं करता। ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, ये सब हमें कौन बताता है, ये सब हमें सोसाइटी बताती है, हमारे एल्डर्स बताते हैं। तब हमारे अंदर ये चीज़ें आती हैं कि नो, द पर्सन इज ब्लैक, द पर्सन इज ऑफ अनदर कास्ट और रिलीजन। सो ये बोल रहे हैं कोई भी किसी को हेट करते हुए बॉर्न नहीं होता। कोई भी पर्सन जब भी बर्थ लेता है इस दुनिया में, वो बर्थ लेते ही समझ नहीं जाता कि स्किन कलर के बेसिस पर हम किसी को डोमिनेट कर सकते हैं या टीज कर सकते हैं, और हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे या उसके रिलीजन के बेसिस पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। दूसरे लोग जो होते हैं वो उनको हेट करना सिखाते हैं, और अगर हम किसी को हेट करना सिखाते हैं और सामने वाला हेट करना सीख जाता है, इसका मतलब अगर हम सिखाएं तो हम उनको लव करना भी सिखा सकते हैं और वो लव करना सीख भी सकते हैं। They can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite. क्योंकि लव करना, किसी की केयर करना, किसी से प्यार करना नेचुरल होता है। अगर हमें अपने घर में रहना है, हम अपने घर में जब एक छोटा सा बेबी बॉर्न होता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं, बिकॉज वो छोटा सा बेबी रिकॉग्नाइज ही अपनी फैमिली को करता है, और वहीं से छोटी सी एज से ही वो लव का मतलब समझने लगता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से अटैच हो जाता है, उनसे प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। बट जब उस छोटे से बेबी को सिखाया जाता है कि इस पर्सन को एनवे करना है, पसंद नहीं करना है, तो वो बच्चा अपना माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, उस पर्सन को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम किसी को हेट करना सिखा सकते हैं तो हम उससे बेटर है उसको लव करना सिखाएं, क्योंकि लव जो है वो नेचुरली आता है, वो आपको सिखाना नहीं पड़ता। ओके, इवन इन द ग्रिमिएस्ट टाइम्स इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits, जब ये जेल में थे, जैसे कि इन्होंने बताया 27 to 30 years he spent in jail, तो सबसे ज़्यादा ग्रिमी, सबसे ज़्यादा लाइक इनका जो ग्लूमी टाइम था, सबसे ज़्यादा इनका बुरा टाइम था, उस टाइम में भी इनके कॉमरेड्स, इनके जो साथी थे, जो जेल में रहने वाले थे, जो इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे वर पुश्ड टू देयर लिमिट। पुशिंग समवन टू देयर लिमिट मीन्स उनका जो लास्ट बिल्कुल टेस्ट है, उनकी बाउंड्री लाइन पर पहुंचकर इनको टॉर्चर किया गया था। I would see a glimmer of humanity in one of our guards. इन्होंने एक ग्लिमर देखा, एक झलक देखी ह्यूमैनिटी की एक गार्ड में। वो गार्ड भी वाइट ही थे, Perhaps just for a second, शायद मुझे एक सेकंड के लिए ही दिखा वो ग्लिमर, but it was enough to reassure me. But उस एक ग्लिमर से, उस एक झलक से ही मैं अश्योर हो गया था, रीअश्योर हो गया था, एंड कीप मी गोइंग। और उसने ही मुझे, जैसे होता है ना, हम कोई पर्सन है वो हमें दिखा रहा है कि वो हमसे बहुत हेट करता है, वो हमें बहुत टॉर्चर करेगा, बट जब हम उसके सामने एक्चुअल में टॉर्चर हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं दे स्टार्ट लाइक देयर ह्यूमैनिटी कम्स अप, और वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील करने लगते हैं और हमें वो दिख जाता है उनके फेस में। तो ये बोल रहे हैं कि सेम सिचुएशन में जब मैंने एक गार्ड की आईज में देखा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा हमारा टॉर्चर, तो दैट वाज द पॉइंट दैट मेड दिस मैन नेल्सन मंडेला कीप गोइंग। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन। जो इंसानों की अच्छाइयाँ होती हैं वो एक फ्लेम की तरह होती हैं, उसको छुपाया जा सकता है बट एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, हम बुझाया नहीं जाता। जो पर्सन अच्छा है उसके अंदर आपकी अच्छाई छुपाई जा सकती है, आप फेस पर कुछ और दिखा रहे हो, हार्ट से कुछ और फील कर रहे हो, बट आप जो हार्ट से फील कर रहे हो उसको आप एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। Now let's see oral comprehension check. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? अब ये attitude वाला तो आपको नेल्सन मंडेला ने क्लियरली बताया कि जब उन्होंने इनको सल्यूट करते हुए देखा तो उनके माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि थोड़ा टाइम पहले ये जो मिलिट्री या पुलिस थी ये हमें लाइक मार देती, they would have attacked her or they would have not saluted but arrested Nelson Mandela, and today they are saluting. So ये तो हमें क्लियर हो गया कि उनका एटीट्यूड किस तरीके से बिल्कुल अभी ऑपोजिट हो गया। एंड मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? मिलिट्री जनरल्स ने उनको सल्यूट किया एंड दे प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टू नेल्सन मंडेला एंड टुवर्ड्स द कंट्री।
Why were two national anthems sung? अब ये this is an important question children कि दोनों national anthem क्यों sing किए गए? Why not one? तो one इसीलिए नहीं क्योंकि अभी वो उन्होंने क्लियरली अपने जो स्पीच दिया उसमें मेंशन किया कि उनको डेमोक्रेसी चाहिए. दैट मीन्स जो वाइट्स हैं वो पूरा रिस्पेक्ट करें ब्लैक्स का और उनके ट्रेडिशंस का, वो जो भी चीज़ें मानते हैं उनमें, और सेम ब्लैक्स विल डू टू द वाइट्स. इसीलिए दोनों नेशनल एंथम सभी लोगों से सिंग करवाए गए, ब्लैक्स एंड वाइट्स, to make them feel that now the democracy has started, now they are released of all the deprivation, all the oppression that they were facing. तो दोनों नेशनल एंथम इसीलिए संग कराए गए बच्चों क्योंकि उनको एक साइन देना था, democracy has now is now in action. How does Nelson Mandela describe the system of government in his own country? तो दो टाइम का ये पूछ रहे हैं कि कैसा सिस्टम था. फर्स्ट ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट डेकेड जो था, जब ये 20th सेंचुरी इन्होंने मेंशन किया, तो फर्स्ट डेकेड कैसा था और फाइनल डेकेड कैसा था ऑफ द 20th सेंचुरी. सो ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो फर्स्ट डेकेड था 20th सेंचुरी का, उसमें एंग्लो बॉयर वॉर के जस्ट थोड़ा टाइम बाद ही वाइट ने ऑप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था ब्लैक को, एंड दैट वाज to the harshest and the most inhumane systems were used to torture people. And जो final decade है ये खुद अपने inauguration में mention कर रहे हैं कि ये इनका 8th decade था as a man. तो अब इनको freedom के बाद now how is he feeling, ये आपको second वाले point में लिखना है. Next is what does courage mean to Mandela? As I told you, this is an important question. करेज क्या है नेल्सन मंडेला के लिए? सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो करेज है वो ये नहीं है कि आप किसी चीज़ से डरो नहीं, आप डरो, बट उस डर को दूर करने का आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए. विच डज ही थिंक इज नेचुरल? क्या नेचुरल है उनके लिए, लव और हेट? सो ये अभी अभी हमने देखा दैट लव कम्स नेचुरली बाय बर्थ, बट हेट इज टॉट और टोल्ड. Now, we'll move to the next paragraph. In life, every man has twin obligations. This I have highlighted in case you forget, but this is an important line. In life, every man has twin obligation. Twin means two obligations. Every person has twin obligations. Obligation to his family. सबसे first obligation है family के towards, and towards like family में कौन? Parents, wife and children. And he has an obligation, जो second obligation है, to his people, his community and his country. तो हमारी जो obligation है वो सिर्फ अपनी family पर ख़त्म नहीं हो जाती है. जो responsibilities हमारी बनती हैं वो हमारी family तक limited नहीं होती हैं, but वो उसकी लिमिट सोसाइटी पर भी जाती है. सोसाइटी हमसे कैसा बिहेव करती है, हम सोसाइटी में जाकर कैसा बिहेव करते हैं दूसरे लोगों से. ठीक है. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, अगर हम इंसानियत वाली और सिविल सोसाइटी की बात करें, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज. हर एक पर्सन के पास इतना लाइक each man is able to fulfill the obligation. हर person के पास अपना एक ability, अपने एक inclinations क्या होती हैं? उनकी अपनी strength, जो भी उनको, जैसे अगर हम अपनी society की बात करें तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ अपनी फैमिली को भी बनता है, प्लस हमारा फ़र्ज़ हमारी सोसाइटी को भी बनता है कि हम बाकी लोगों से कैसा रिएक्ट कर रहे हैं. आर वी ट्रू टूवर्ड्स द सोसाइटी? क्या हम अपनी गवर्नमेंट के लिए ट्रू हैं कि नहीं है? तो ये बोल रहे हैं कि हर पर्सन अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना उनका फ़र्ज़ बनता है वो फुलफिल कर लेते हैं. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. जिस कंट्री में अभी ये थे, ये अब जाके डेमोक्रेटिक हुई है. इससे पहले वो अपार्थाइड फेस कर रहे थे, एंड दैट वाज आल्सो स्ट्रेच्ड टू एन एक्सटेंट. तो ये बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि मैन ऑफ माई बर्थ, दैट मीन्स अ ब्लैक मैन एंड कलर, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस. हम
अपनी ये ऑब्लिगेशन सोसाइटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर इनकी फैमिली में कुछ भी बुरा होता है तो ये उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो इनका ऑब्लिगेशन उस टाइम ये लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. आइसोलेट का मतलब होता है अकेला कैदी बना लेना, मतलब आइसोलेट कर बाकी घर वालों से, सोसाइटी से दूर कर लेना और पनिशमेंट देना. तो ये बोल रहे हैं कि अगर मेरी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन अपना राइट लेने जाता था, अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करने जाता था, तो हमें इस पर्टिकुलर अपने ही एरिया में पनिश किया जाता था और अकेला छोड़ दिया जाता था, आइसोलेशन सेल्स में डाल दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. अगर कोई भी पर्सन अपनी फैमिली की ऑब्लिगेशंस तो वो घर में रह के पूरी कर लेगा, बट व्हाट अबाउट सोसाइटी? तो अगर वो सोसाइटी की ऑब्लिगेशंस पूरी करने जाता था तो उसको इनएविटेबली, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, तो किसी भी तरीके से वो बच नहीं सकता था, उसको बिल्कुल रिप ऑफ कर लिया जाता था, छीन लिया जाता था, दूर कर दिया जाता था उसकी फैमिली से और उनके घर से. एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उन लोगों से, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि जिनको जेल में डाल दिया जाता है, द पर्सन हु इज गिल्टी, ही इज नॉट अलाउड टू मीट एनीवन इन सीक्रेट, क्योंकि वो लोग कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द सिस्टम. तो इसी तरीके से इनके साथ हो रहा था, बट दे वर नॉट इन लाइक गिल्टी या दे डिड नॉट हैड देयर फॉल्ट. इनको सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन के लिए ही अरेस्ट किया जाता था. So, and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. So basically, they were ripped off. उनको घर पे जाने नहीं दिया जाता था और घर वालों से, घर से सबसे दूर करके इनको सिर्फ एक कंसंट्रेशन सेल जैसे आइसोलेशन सेल में डाल दिया जाता था. एंड फिर उनको एक बिल्कुल ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस के साथ एक बिल्कुल सीक्रेट लाइफ बितानी होती थी, जहाँ पर बताया भी नहीं जाता था इनके घर वालों को कि ये कैसे वहाँ पर रह रहे हैं, इफ़ ही इज़ अलाइव और नॉट, क्या उनको मार दिया गया है. नथिंग वॉज टोल्ड टू देयर फैमिली. आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family. शुरू में मैंने अपनी कंट्री के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ने का नहीं सोचा था. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. इन्होंने बोला कि मैं ठीक है सोसाइटी की तो ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना, मेरे को अपनी फैमिली की ऑब्लिगेशंस एटलीस्ट पूरी करनी है. बट इनको कहीं ना कहीं ये फील हो गया था कि अगर इनको अपनी फैमिली की ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है तो भी इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी सोसाइटी में रह रहे थे. तो जो बाकी लोगों के साथ हो रहा था वो इनकी भी फैमिली के साथ हो रहा था, और उसी बीच ये रियलाइज करते हैं कि इसी के चलते हुए ये अपनी फैमिली की ऑब्लिगेशंस को भी, जो भी इनका फर्ज बनता है फैमिली के लिए, वो एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. क्योंकि कुछ भी बुरा इनकी फैमिली में होता था, कुछ भी इनके लाइक चिल्ड्रन के साथ होता था, ही वॉज नॉट अलाउड और ही वॉज नॉट एबल टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स इट. I was not born with a hunger to be free. मैं जब मेरा बर्थ हुआ था तब नहीं मुझे इतना हंगर था कि मेरे को फ्री होना है, मुझे फ्रीडम चाहिए. I was born free, क्योंकि तब तो मैं फ्री हुआ, बॉर्न ही फ्री हुआ था, क्योंकि बचपन में बच्चों को नहीं बताया जाता कि सोसाइटी में क्या क्या बुरी चीज़ें चल रही हैं, उनको उनसे बचाया जाता है. सो फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. और उस टाइम बच्चों की जो लिमिटेशंस होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं. वो कहते हैं मैं तब फ्री ही था, मेरे को जो करना होता था मैं कर ही लेता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी ममा के हट के फील्ड्स के आसपास मैं भाग सकता था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज. स्ट्रीम इज अ वेरी नैरो लाइक वाटर लेन, तो उस पे क्लियर स्ट्रीम पर मैं बहुत आराम से अपनी विलेज में स्विम करने जा सकता था. फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर millies under the stars and ride the broad blacks of slow moving bulls. So इनको like
ऐसे स्लो मूविंग बुल्स का जो ब्रॉड बैक होता था, मतलब जो उनका हम्प जैसा स्ट्रक्चर होता था उस पर बैठ के ये आराम से उस पर ट्रैवल भी कर सकते थे। तो इनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता था। क्यों मना नहीं किया जाता था? क्योंकि ये अपने ही एरिया में ये सारी चीज़ें फुलफिल कर पा रहे थे, तो इनको कभी भी इनकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है या फिर इनको किसी ऑपरेशन को फेस करना पड़ रहा है ये नहीं लगता था, क्योंकि बच्चों की लिमिटेशन सिर्फ घर की बाउंड्री तक ही होती है। But then, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैंने अपने पापा की बात को ओबे किया और वो सारे कस्टम्स जो कि हमारी ट्राइब फुलफिल करती थी, हमारी ट्राइब मीन्स द ब्लैक कम्युनिटी, I was not troubled by the law of man or God. ना तो मुझे किसी लॉ पर्सन ने, मतलब पुलिस या ऐसे किसी पर्सन ने मुझे परेशान किया और ना ही मुझे गॉड ने परेशान किया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. इनको फ्रीडम का रियल मीनिंग तब पता चला क्योंकि जो बॉय होते हैं वो थोड़ा सा अडोलेसेंस में आते हैं, उनको बाहर जाना होता है, फ्रेंड से मिलना होता है, तो इस टाइम पर इनको अपने बॉयहुड में इनको अपनी फ्रीडम जो है वो पता चली कि वो सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन इज वो सिर्फ सोच सकते हैं इस बात को, वो एक विजन बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बट सच में उनको ऐसा नहीं मिलेगा। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken away from me, जब ये बड़े हुए तब इनको पता चला कि मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी मुझसे ले ली गई है, that I began to hunger for it. उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कितनी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। At first, as a student, I wanted freedom not only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night. क्योंकि इन लोगों को रात में बाहर आने जाने नहीं दिया जाता था, इनकी ट्राइब जो कम्युनिटी थी इनको अलाउड नहीं था, तो इन्होंने बोला एज अ स्टूडेंट ना केवल मुझे फ्रीडम खुद के लिए चाहिए थी, बट मुझे एक ट्रांजिटरी फ्रीडम भी चाहिए थी जहां पर मैं बाहर जाकर साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकूं या फिर लाइक स्टे आउट कर सकूं नाइट में। रेड वॉट आई प्लीज्ड, जो भी मुझे अच्छा लगे वो मैं पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज, जहां पर मैंने चूज किया है, लाइक आई कैन गो वेर एवर आई चूज, जहां पर मैं कोई चॉइस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाने दिया जाए, बट अलाउड नहीं था क्योंकि वहां जाना तो इनको एकदम बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस्ड फील होता था कि ये हर एक चीज में अपनी फ्रीडम खो रहे हैं, इनको किसी भी चीज के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा। लेटर एज अ यंग मैन in Johnsonburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. जब ये जॉनसनबर्ग गए, जब ये मतलब बड़े हो गए थे, he was an adult now, he yearned for the basic, yearned means longing for something, उनको चाहिए था बहुत ज़्यादा, for the basic बहुत ज़्यादा नॉर्मल और honorable freedom of achieving my potential, कि जो ये कर सकते हैं एटलीस्ट उसमें एक ट्राई देने का तो इनको फ्रीडम मिलना चाहिए, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो ये जो बहुत बेसिक हर एक सिटीजन को जो राइट होने चाहिए कि वो अपनी चॉइस की लड़की से शादी कर सकते हैं, जो जॉब उनको चाहिए, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में वो जा सकते हैं, ये जो बेसिक फ्रीडम्स हैं ये भी इनको नहीं मिल रही थी। अर्निंग माई कीप और मैरिंग अ गर्ल जो भी उनकी चॉइस से हो, एंड स्टार्टिंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम कि इनकी जो लॉफुल लाइफ है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं था जो इलीगल था, जो अनलॉफुल लगे, तो इनकी जो लॉफुल लाइफ थी उसमें किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी हर्डल ना आए बिना किसी बात, ठीक है, ऐसा फ्रीडम इनको चाहिए था। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers as well as sisters were not free. ना केवल मैं, but मेरे भाई बहन, मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी फ्री नहीं हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed means some reduced or taken away. सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं छीन ली गई है, but the freedom of everyone who looked like I did. उन सभी लोगों की फ्रीडम चली गई है जो मेरे जैसे दिखते हैं, मतलब जो ब्लैक्स थे। That is when I joined the African National Congress. ANC इन्होंने कब ज्वाइन किया? जब इन्हें रियलाइज होने लगा कि इनके ऑब्लिगेशन सोसाइटी के लिए भी हैं, क्योंकि उसी सोसाइटी में ये और इनकी फैमिली रहते हैं।
And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कितनी ज्यादा फ्रीडम की जरूरत है मेरे लोगों से भी ज्यादा. It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. और अब मेरे अंदर एक डिजायर आ गया था, एक चाह आ गई थी, एक विलिंगनेस आ गई थी कि मैं और मेरे लोग अपनी लाइफ डिग्निटी से रहें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से रहें. That animated my life, जिससे मेरी लाइफ बनी है जिन चीज़ों से. That transformed a frightening young man, क्योंकि ये पहले डरते थे लाइक लॉ में आगे बढ़ने से, कोई भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने से या बोलने से. तो ये पहले फ्राइटनिंग मैन थे, अब ये फ्राइटेंड यंग मैन से कन्वर्ट किस में हो गए, एक बोल्ड में. ठीक है, into a bold one that drove a law abiding attorney to become a criminal. पहले ये law abiding attorney होते थे. ठीक है, कोई भी चीज को लाइक जो भी इनको बोल दिया गया है कि उनके लॉ के अंडर अलाउड नहीं है, जो भी प्रिविलेजेस इनको अलाउड नहीं है, ये नहीं लेते थे. बट अब ये क्रिमिनल बन चुके थे. That turned a family loving husband into a man without a home, जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली से कभी दूर नहीं जाना चाहते थे, तो दूर भी हुए और एक होमलेस मैन बन गए. That forced a life loving man, ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट अब इनको टर्न होना पड़ा किसमें, to live like a monk. Monk is a person who lives alone in a monastery. Okay. So I am no more virtuous and self-sacrificing. अब मैं और ज़्यादा virtuous और ज़्यादा self-sacrificing, मतलब सब कुछ देते रहने वाला पर्सन नहीं हो सकता, virtues वाला, morals वाला पर्सन नहीं हो सकता than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom. तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जो सबसे छोटी और सबसे कॉमन फ्रीडम है वो भी एंजॉय करने की परमिशन नहीं है. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. क्योंकि जो ये चीज फील कर रहे थे, इनकी सोसाइटी, इनके लोग भी वही फील कर रहे थे. सो दिस इज ऑल व्हाट ही शोज कि मैं पहले एक फ्राइटेंड यंग मैन था, मैं बोल्ड बन गया. आई वॉज अ फैमिली लविंग पर्सन, नाउ आई एम अ मॉन्क, आई एम अ होमलेस मैन. सो ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से ये सब चीज़ें अराइज हुई, जब इनको अपनी फ्रीडम का पता चलने लगा कि हाउ इट वॉज टेकन अवे, और अब इनके पास कैसे बेसिक और ऑनरेबल जो फ्रीडम जो हर सिटीजन के पास होनी चाहिए वो भी नहीं है. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. फ्रीडम आप डिवाइड नहीं कर सकते कि आपको इतना ही राइट है, बस आपको इतना ही है और आपको ही, ये इनडिविजिबल होती है. The chains on any one of my people were the chains on all of them. अगर किसी एक के साथ कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो यानी वो चेन सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, वो सभी को मानना पड़ेगा. The chains on all of my people were the chains on me. और जो चेन्स मेरे लोगों के ऊपर है मतलब वो चेन मेरे ऊपर है और मैं किसी भी वे में बंधने के लिए तैयार नहीं हूँ. He says, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. क्योंकि ये बात वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको पहले मेंशन कर दिया कि इन्होंने एक गार्ड की ग्लिम्स देखा था, that he was showing a glimpse of humanity in him. तो जितना ज्यादा एक ऑप्रेस्ड को फ्रीडम की जरूरत है उतना ज्यादा ऑप्रेसर को भी, जो ऑप्रेस कर रहा है उसको भी फ्रीडम चाहिए. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो दूसरे मैन का फ्रीडम छीनने की कोशिश करे वो खुद प्रिजन में होता है. किस चीज की प्रिजन में? हेट की प्रिजन में. उसको डाल दिया जाता है क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि लव नेचुरली आता है, हेट कभी नेचुरली नहीं आता. He is locked behind the bars of prejudice. Prejudice means a sense of dislike towards somebody without any reason or cause. किसी के लिए बस हम उसको like नहीं करते for a certain reason, उसको हम prejudice बोलते हैं. Okay? And a narrow mindedness. अब जो गार्ड है उसने अगर ह्यूमैनिटी दिखाई तो somewhere he would be forced to do all the torturing and all, जो भी उनको बोला जा रहा था करने के लिए वो उस चीज़ के लिए फोर्स किए जा रहे थे. एंड इसीलिए ये बोलते हैं कि वो भी एक प्रिजनर है प्रेजुडाइज का, हेट्रेड का, नैरो माइंडेडनेस का. आई एम नॉट ट्रूली फ्री. मैं अभी भी बिल्कुल फ्री नहीं हूँ. इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. अगर मुझे किसी और की फ्रीडम छीनने को बोला जा रहा है या मैं ले रहा हूँ तो मैं भी पूरी तरह फ्री नहीं हूँ.
just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me. जिस तरीके से मुझसे मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है तो मैं फ्री नहीं हूँ, उसी तरीके से अगर मुझे किसी और की फ्रीडम छीननी पड़ रही है उस टाइम पर भी मैं फ्री नहीं हूँ. मुझ पर किसी ना किसी चीज का एक ऑपरेशन तो नहीं बोलेंगे बट प्रेशर है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो जो oppressed है और जो oppressor है, जो oppress कर रहा है, दोनों को ही ह्यूमैनिटी को छीन लिया जाता है. ओके क्योंकि ऑप्रेस्ड वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं टॉर्चर सहन कर करके बहुत ज़्यादा रेबिलियस हो जाएगा फ्यूचर में, और ऑप्रेसर तो ऑलरेडी ऑप्रेस्ड के ऊपर टॉर्चर कर रहा है. Now let's see the oral comprehension check. What twin obligation does Mandela mention? This I told you is an important question. Twin obligation क्या थी मंडेला की? So first was the obligation towards the family and second was the obligation towards the country and its people. What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast this transitory freedom with the basic and honorable freedom? So basically यहाँ पर वो बोल रहे हैं आपको पहले बताना है कि as a child जब वो मतलब boy मतलब छोटे थे तो उनको क्या क्या freedom चाहिए थी तब उनको मिल जाती थी because that was a basic freedom. But अब जब वो एक student एक लाइक एडोलेसेंस में आए, अडल्ट बने, तो उनको क्या क्या चीज़ें फील हुई कि उनकी फ्रीडम कहाँ कहाँ कर्टेल्ड है, ये चीज़ें हमको इसमें मेंशन करनी है. और कैसे ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, एक जगह ये बोलते हैं कि जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है वो कैसे चेंज हो जाती है, और पहले इन्होंने बोला ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए, देन ही सेज द बेसिक फ्रीडम वाज आल्सो नॉट अलाउड. सो बेसिक फ्रीडम में तो हम लिख सकते हैं लाइक मैरिंग अ गर्ल ऑफ हिज ओन चॉइस, विजिटिंग प्लेसेस ही लाइक्स, डूइंग द जॉब ही प्रेफर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है. और इसमें आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं जहाँ पर मंडेला ये भी मेंशन करते हैं कि जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी दैट इज फैमिली, दैट वाज आल्सो सफरिंग जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट able to fulfill his obligations towards the society. Does Mandela think the oppressor is free? बिल्कुल भी नहीं. मंडेला ने साफ साफ बोला कि ऑप्रेसर जो है वो खुद ही फ्री नहीं है, वो खुद ही किसमें है, वो खुद ही प्रिजन में है. So he is also in prison of hatred. उनको बांधा हुआ है, he is imprisoned. Why and why not? ये आंसर आप जस्ट अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें से लिखेंगे. Now I have some like thinking about the text questions. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? So basically it was the triumph of democracy over oppression, over the white supremacy. And क्यों इतने सारे लोग आए थे? क्योंकि वो सब अपना रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे, और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना लाइक रिस्पेक्ट पे करना या नेल्सन मंडेला को ऑनर देने आए थे. ठीक है. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? तो वो ऐसा इसीलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज उनको जो डेमोक्रेसी, जो फ्रीडम मिली है वो उन्हीं लोगों की वजह से मिली है जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी है. Why would you agree that the depth of operation creates the height of character? Of course, yes. The deeper the pain, the stronger the person. I personally believe in it. आपको जितना ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है, जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी ऑब्स्टिकल हर्डल लाइफ में, बेसिक कोर्स लाइफ का अगर आप पास कर लेते हो, उसकी जितनी भी हर्डल्स हैं, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होती है. कभी कभी हम बहुत ज़्यादा वी आर लाइक ओवरवेलमिंगली डिस्टर्ब्ड एंड बहुत ज़्यादा ओवरवेलम सा फील करते हैं, बट उसके बाद हमारी जो स्ट्रेंथ होती है चीज़ों को लाइक फेस करने की, या हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है डिफ़िकल्टीज़ को देखने का, वो चेंज हो जाता है. ठीक है. सो द डीपर द पेन द स्ट्रॉन्गर द पर्सन. ओके. हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? तो उन्होंने आपको चैप्टर में क्लियरली इलस्ट्रेट करा हुआ है, वहाँ से एग्जाम्पल पिक करेंगे. कैन यू एड ऑन योर ओन एग्जाम्पल्स? तो जैसे मैंने एक लाइन बोली, डीपर द पेन स्ट्रॉन्गर द पर्सन. हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंजेस विद द एज एंड एक्सपीरियंस? तो यहाँ पर आप उनका अर्ली चाइल्डहुड से लेकर उनके एडोलेसेंस और यंग मैन, फिर उनकी मैरिड लाइफ तक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे.
And there was one more question, that is how did Mandela's hunger for freedom change his life? तो ये आप उनको बताएंगे कि initially he did not have any hunger, पहले वो उनको freedom से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब बाद में उनको बहुत ही ज़्यादा फील होने लगा कि उनकी जो बेसिक राइट्स है, जो बेसिक फ्रीडम सभी सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है, देन ही वॉज वेरी अपसेट एंड वहाँ से इनका हंगर फॉर फ्रीडम स्टार्ट हुआ. ओके, so children, this was all about your chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. And now this chapter is really very important for your course, so you know you have to keep reading, keep practicing, watch this video twice or thrice if you are not able to understand, and just go through, learn more, practice more and grow more. Okay, have a good day.